All right, so part C basically is all about source, documents and coding. इस पार्ट में बीपीपी की टेक्स्ट बुक में एक ही चैप्टर है. So source, documents and coding. Source documents का basically क्या मतलब है? This basically refers to the accounting cycle. जब भी हमने अपने बिजनेस में जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ट्रांजैक्शन सेल्स की भी हो सकती है, वो ट्रांजैक्शन परचेज की भी हो सकती है, वो एम्प्लॉय को किसी किस्म की सैलरी या वेजेस की पेमेंट्स भी हो सकती हैं, मे बी कस्टमर से हम किसी किस्म की रिसीट्स कर रहे हो, तो किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन हो सकती है. और जब भी हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम सेल्स करेंगे तो हम इनवॉइस देंगे या कैश रिसीट देंगे. जब हम परचेज करेंगे तो हमें शायद कोई रिसीट मिले अपने सप्लायर से या कोई इनवॉइस मिले. जब हम पेमेंट्स करेंगे तो हो सकता है पेरोल के हम रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करें एंड सो ऑन. तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सोर्स डॉक्यूमेंट्स. जब भी ट्रांजैक्शन को हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. अब डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस में डिफरेंट किस्म के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. आगे जब हम इस चैप्टर में परचेज साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोबारा से हम रिपीट करेंगे कि कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. सेकेंडली, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो एक बिजनेस की, अगर हम टिपिकल बिजनेस की बात करते हैं, तो एक टिपिकल बिजनेस में बहुत सारे डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं. अगर आप एक छोटे से सुपरमार्केट के बारे में सोचो, तो वो सुबह 9 o'clock ओपन होता है और शाम को लेट से 12 बजे तक ओपन है. 15-16 घंटे दिन में वो ऑपरेट कर रहा है. तो सोचो कि वो एक दिन में कितनी सेल्स ट्रांजैक्शंस करता होगा और कितनी परचेज ट्रांजैक्शंस करता होगा विद इन 1 day या विद इन फ्यू आवर्स हम कह सकते हैं. तो इन सब ट्रांजैक्शंस को ऑब्वियसली रिकॉर्ड करना मस्ट होता है. अब जब इन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि सेल्स. तो आप दिन में 50 दफा सेल्स की ट्रांजैक्शन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो तो उनमें बहुत खतरा होता है कि ये डुप्लीकेट हो सकते हैं. तो उनके डुप्लीकेट के या ऐसे कोई चांसेस ऑफ एरर्स को रिड्यूस करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की आप प्रॉपर कोडिंग करें. अब कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग करने का तरीका क्या होता है, ये सारा हम इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे. क्लियर विद दिस ओवरव्यू? ओके, अक्सर आर यू क्लियर? यस सर. ऑलराइट, तो इस पार्ट में पहला चैप्टर है 5, वही नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग. इसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो टॉपिक लिस्ट जरा देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे. कोडिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स या क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग. जब भी हम किसी किस्म की परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो उसमें कौन कौन से किस किस टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे. फिर इसी तरह कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स मटेरियल्स के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं. तो आप जब भी मटेरियल बाय करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल है या चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, किसी भी किस्म का मटेरियल है, जब उसको बाय करते हैं उसको आपने रिकॉर्ड करना होता है. जब आप उसको वेयर हाउस में रखते हैं तो वेयर हाउस में रखने के बाद उसको रिकॉर्ड करना होता है. तो उसमें कौन कौन से किस्म के सोर्स डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको भी हम देखेंगे. डॉक्यूमेंट्स फॉर लेबर कॉस्ट. अब लेबर कॉस्ट क्या हो सकती है, आपने अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है या वेजेस दिए हैं फॉर एग्जाम्पल, या किसी किस्म का आपने लेट से बोनस पे किया है, तो इसमें किस किस्म के सोर्स डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनको भी हम देखेंगे. एंड लास्ट में जब आप सेल्स करते हैं
तो सेल्स में किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? सो बाइंग एंड सेलिंग, सेल्स एंड परचेज, मटेरियल एंड लेबर। तो इन सब के हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर जितने भी ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे डिफरेंट किस्म के, फिर हम देखेंगे कि इनकी हम कोडिंग कैसे करते हैं। उसमें हम ये भी आइडिया लेंगे कि कोड्स बेसिकली बनाते कैसे। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोड्स बनाने का अपना तरीका होता है, डिफरेंट टाइप्स के कोड्स हो सकते हैं, तो वो कोड्स बनाना भी फिर हम सीखेंगे। क्लियर विद दिस टॉपिक लिस्ट? जी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग, आइटम ऑफ कॉस्ट एंड इनकम मस्ट बी कोडेड। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म की अगर आप सेल्स कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या कोई भी पेमेंट्स कर रहे हैं या कोई भी कैश या पेमेंट्स आप रिसीव कर रहे हैं, इन सब की ट्रांजैक्शंस जो हैं आपको कोड करनी चाहिए। अब कोडिंग ऑब्वियसली मैनुअल अकाउंटिंग में भी हो सकती है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी हो सकती है, लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग में कोड यूज करना जरा मुश्किल हो जाता है, सो दैट्स मच मोर कॉमन कि कोड्स को हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ज्यादा यूज करते हैं। अब जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करते हैं, अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक क्विक बुक्स या पीच ट्री है या टैली एक है, या इसके अलावा डिफरेंट किस्म के ERPs हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने बिजनेस में, ताकि हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें और प्रोसेस कर सकें, एनालाइज कर सकें, एंड एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द पीरियड हम उसको रिपोर्ट भी कर सकें। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का फायदा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक एंड ईजी। अगर आप अपनी अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज तरीके से कर रहे हैं तो वो जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से भी हो जाएगा। आपने क्या करना है, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसके पर्टिकुलर्स इंटर करने हैं, उसके बाद जितने भी उस ट्रांजैक्शन में प्रोसेस होना है वो सबका सब कंप्यूटर करेगा, वो आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं है। सो इट विल बी क्विक एंड ईजी। सेकेंड, ऑटोमेटिकली एक्यूरेट। एक्यूरेसी काफी बेहतर होगी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में एज कंपेयर टू योर मैनुअल अकाउंटिंग। व्हाई सो? क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरनल चेक्स या इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फील्ड में कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी एक इंटरनल चेक है कि ये जब भी इस ब्लैंक में या इस फील्ड में कोई भी डेटा इंटर होगा तो वो डेट होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। अब उसमें फॉर्मेट ऑलरेडी सेट कर दिया गया। अब डेट के अलावा अगर आप कुछ इनपुट करने की कोशिश करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको, क्योंकि आपको बताएगा कि डेट होनी चाहिए। प्लस ये कि वो आपको ये भी कर सकता है कि जो डेटा इनपुट हो रहा है वो ईयर 2022 के लिए होना चाहिए। तो अगर आप गलती से 2001 उसमें लिख दोगे या 2002 लिख दोगे तो तब भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरनल चेक्स होते हैं। अब डिफरेंट एग्जाम, एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ DOB की। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ लेनी है अपने कस्टमर से, आप उनको फॉर्म दे रहे हैं, उस फॉर्म पे है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में भी क्या इंटर होगा? डेट ऑफ बर्थ में भी सिर्फ डेट ही इंटर हो सकती है। अगर आप कोई और वैल्यू, कोई टेक्स्ट अगर आप वहां इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो वो भी इनपुट नहीं होगा। फिर इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने इनवॉइस बनानी है। जब आप इनवॉइस बना रहे हैं तो वहां पर टोटल का कॉलम होगा। अब जो टोटल का कॉलम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मेट सेट कर देंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आने चाहिए, क्योंकि टोटल जब भी इनवॉइस का निकलेगा कोई ना कोई नंबर ही हो सकता है, वो ऑब्वियसली अल्फाबेट्स नहीं हो सकते। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरनल चेक्स होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, तो उससे जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू मैनुअल अकाउंटिंग। थर्ड, फिट्स इनटू स्मॉल स्पेस। अब कंप्यूटराइज डेटा जब होता है, जितना ज्यादा भी डेटा हो वो एक हार्ड ड्राइव में स्टोर हो सकता है। आप एक 10 TB की आप एक हार्ड ड्राइव ले लें, उसमें आपका अगले 10 साल का डेटा आ जाएगा। लेकिन वही सारा डेटा जब आप पेपर पे प्रिंट आउट करके रखेंगे तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा वेयर हाउस चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली स्पेस बहुत ज्यादा सेफ होती है। एंड द लास्ट थिंग, इंफॉर्मेशन सॉर्टिंग। चीजों को या डेटा को या इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना बहुत इजी हो जाता है।
आप चाहते हो कि आपका डेटा A to Z की बजाय Z से A की तरफ आपको आए, Z वाले टॉप पे आए, A वाले बॉटम में आए, या 1 to 100 की जगह 100 to 1 आपको अपेयर हो, या किसी भी की और किस्म की सॉर्टिंग आप करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक शीट है जहां पर 10 दिनों की इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ उसमें किसी एक दिन का डेटा देखना चाह रहे हो, तो वो आप सॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सॉर्टिंग जो है मैनुअल अकाउंटिंग में तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बहुत इजीली ये हो जाएगा। अच्छा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कोड्स की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है किसी भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में, तो आपने कोड्स को यूज करना है। अब कोड्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कोड्स जो है वो यूनिक होने चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन दैट बिजनेस परफॉर्म इज डिफरेंट और यूनिक, तो इसलिए हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक कोड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्कूल में पढ़ते होगे तो वहां पर एक क्लास में लेट्स से 40 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को टीचर क्या करता है, रोल नंबर दे देता है। क्यों रोल नंबर दे देता है? क्योंकि एक दो तीन बच्चों के सेम नेम हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो बच्चों को रोल नंबर्स दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, गलती नहीं होती। लेकिन हर बच्चे का जो कोड होता है या हर बच्चे का जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है उस क्लास में, वो किसी बच्चे का नहीं होता। और राइट, इसके बाद कोड्स जो है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। जितने भी कोड्स आप डेवलप करते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करने हैं, कोई एक पैटर्न उसमें होना चाहिए कि जब कोई दूसरा बंदा वो कोड्स देख रहा है तो उसको कोई लॉजिक समझ आनी चाहिए कि एक लॉजिकल ऑर्डर में ये कोड्स डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोड्स डेवलप कर रहे हैं अपने करंट एसेट्स के लिए, तो आप कहते हैं कि 100 से लेकर 200 तक जितने भी अकाउंट्स आएंगे ये करंट एसेट्स के अकाउंट होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कैश आ गया, इन्वेंट्री आ गया, कैश को आपने कोड दे दिया 101, इन्वेंट्री को दे दिया 102। तो अब यहां पर जितने भी करंट एसेट्स के अकाउंट्स आएंगे, जितने भी कोड्स होंगे, तो आपको पता है अगर वो कोड 100 से 201 के बीच में आ रहा है, सो इट मींस कि ये करंट एसेट को बिलोंग करता है। तो इस तरह एक यूनिफॉर्म या सिस्टमैटिक वे में आपको कोड्स डेवलप करने चाहिए। अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो 101 कैश आ गया, 102 इन्वेंट्री आ गया, थर्ड आपके फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल्स है, तो रिसीवेबल्स का 103 कोड होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि 101 102 फिर 105, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट कोड्स जो है वो ब्रीफ होने चाहिए। कोड्स जो है, एक होता है बार कोड, अगर आपने प्रोडक्ट देखा हो ना, हर प्रोडक्ट के पीछे बार कोड होते हैं। वो बार कोड्स हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होता है, इसलिए वो काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी लंबा सा होता है। लेकिन जब आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए कोडिंग करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो काफी ब्रीफ होना चाहिए या काफी प्रिसाइज होना चाहिए। लंबे लंबे कोड्स नहीं होने चाहिए। 3 4 अल्फाबेट्स का या 5 अल्फाबेट्स का कोड हो तो दैट विल बी गुड इनफ। क्यों? क्योंकि वो इनपुट करना इजी हो जाएगा। अगर सेल का कोड ही हम फॉर एग्जाम्पल ये रख लें कि 0x10000150, ये हमने सेल्स अकाउंट का कोड रख लिया, अब इसको तो इनपुट करने में अब बंदे को आधा घंटा लगेगा। इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि सेल्स अकाउंट का कोड आपने रख दिया 01, दैट्स इट, ब्रीफ एंड प्रिसाइज। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द कोड्स कि आपको कोड्स क्यों यूज करने चाहिए। क्लियर विद दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir.